हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक कुमार एसआरएस और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर कौन सा 2। तो लेक्चर 1 आपको सब समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था। जिसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेज और उनकी प्रॉपर्टीज। सब क्लियर था? ठीक है। अब देखो, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर का ही आगे का पोर्शन है, जिसमें दो और स्टेट्स हैं। ठीक है। पहली है क्या आपकी प्लाज्मा स्टेट। कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट। देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्कूल सिलेबस में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। हाँ, ये स्टेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही इसका इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी या ओलंपियाड में जस्ट पूछ देता है, जितना है उतना हम पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है। और बाकी बहुत डिटेल में जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, रिसर्च वगैरह में जाओगे, तब उसमें आपको पता चलेगा। तो देखते हैं प्लाज्मा स्टेट। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो जो हमारी 3 स्टेट के अलावा एक फोर्थ स्टेट और होती है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। देयर इज far more matter in plasma state than in occur 3 state। तो और भी मैटर है जो 3 स्टेट के अलावा एक और स्टेट में अकर करता है, वो है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है। सॉलिड लिक्विड एंड गैस टेकन टुगेदर इन द यूनिवर्स। इनमें सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा भी एक और स्टेट है चौथी, जिसमें हमारा मैटर अकर करता है। ठीक है। प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। बात समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मा स्टेट आपकी अकर करती है जब मैटर को हम लोग कहाँ हीट करते हैं, एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये क्या लिखा है? एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट कब अकर करती? तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्लाज्मा स्टेट कब अकर करती है आपके कंपटीशन में, ओलंपियाड या एनटी जैसे कंपटीशन में, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे अकर करती है। अब क्या लिखा है इसमें? एट हाई टेम्परेचर, क्या बोल रहा है? लिखा है एट हाई टेम्परेचर्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीड फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो होता क्या है, जैसे आपका कोई भी सब्सटेंस है। ठीक है। मान लो आपका ए सब्सटेंस है। ठीक, कैसा है? ए है। अब जब टेम्परेचर हाई करते हैं, ठीक है, तो अब एक किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। बात समझो। ठीक है। जितना आपने पढ़ा है, तो एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ कंबाइंड होके कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। तो देखो एक एटम कैसे बना होता है। एक एटम जो न्यूक्लियस में होते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियस। ये चैप्टर में ये सब 12 डिटेल में आपको 4th चैप्टर में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। लेकिन ये आज से आपको समझ में आ जाए तो हम बता दे रहे हैं। और आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बात समझना। तो देखो, अब जब टेम्परेचर किसी एटम का बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है? ये जो आउटर मोस्ट में जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, जो रिवॉल्व करता है, ठीक है, वो बाहर हो जाता है। कहाँ हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो वही बता रहे हैं। ठीक है। 1 मोर इलेक्ट्रॉन आर फ्रीड फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर हो जाता है। बेसिकली अब इतना समझो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब इतना समझ लो। ठीक है। बात समझे कि नहीं? अब देखो उसके बाद क्या होता है? हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। अब क्या होता है, जब भी कोई एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे ए से थे, ए से अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इलेक्ट्रॉन अगर उस पर लूज कर गया तो उस पर कमी आ गई। ठीक है। क्या आ गई? कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन पे होता नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही उसने लूज किया, तो उसके ऊपर कमी आ गई। जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस पर आ जाता कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और निकला क्या?
इलेक्ट्रॉन। बात समझे? तो वही बता रहा है हाईली एनर्जी, क्या लिखा है, हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। अब ये बहुत ज़्यादा इसके पास एनर्जी आ जाती है, एक्साइटमेंट भी आ जाता है, ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये आयन चार्ज हो गए इसके ऊपर। अब ये जो आयन है ये निगेटिव आयन है, ये सॉरी पॉजिटिव आयन है, ये चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज हो गया, ये चार्ज पार्टिकल हो गया। अभी क्या बोल रहा है आगे देखो, आगे का सेंटेंस बोल रहा है द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें ये चीजें आ जाती हैं, क्या, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज क्या, आयंस, ये आ गए, ठीक है। सच एन आयनाइज्ड गैस विद इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब बात देखो, अब थोड़ा इस लाइन का हम मतलब समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई ए है, ठीक है, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बहुत टेम्परेचर बढ़ाया, बहुत हाई टेम्परेचर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब देखो हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी वो गैस में बदल जाएगा, जब और ज़्यादा टेम्परेचर करोगे, मान लो एक टेम्परेचर आ गया, मान लो 500 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लो 500-600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, तो वो गैसियस सब्सटेंस में आ गया। मान लो बढ़ाते चले गए टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, बहुत बढ़ा दिया, तब क्या होगा उसके साथ, तो वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूज कर देगा। ये कब हो रहा है, ये कंडीशन कब, ये कब हो रहा है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये कब हो रहा है, एट वेरी हाई टेम्परेचर पे। तो अब एट वेरी हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो रहा है, ये आयनाइज्ड हो रहा है। आयनाइज्ड मतलब अपने आयंस में टूट रहा, अपने आयंस में टूट रहा, मतलब ये एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब देखो ये एक पूरी गैस है, ये पूरा एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसमें ए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास जितना ए के पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, मतलब ये चार्ज के फॉर्म में होगा। अब ये एक पूरा सब ओवरऑल तो ये न्यूट्रल होगा, लेकिन अंदर देखोगे तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज आयन जो आइटम टूटा है उसके फॉर्म में होगा, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी को ही हम लोग बोलेंगे क्या, प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट। बस इतना आप समझ लो, इससे ज़्यादा और कुछ आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, समझ में ना आया तो कमेंट करना, ठीक है। अभी देखो आगे का बात देखो, प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट इन स्टेट एंड द सन ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर देयर। तो जो प्लाज्मा स्टेट है आपकी कहाँ अकर करती, आपको भी पता है, स्टार्स और सन्स में जो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अकर कर दी। अब सन में जाओगे तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप सन में जाओगे, ठीक है ना, वहाँ पे अब वहाँ कौन जाएगा, जाओगे ख़त्म हो जाओगे, कोई नहीं जा पाएगा, एकदम तबाह हो जाओगे, कहीं के नहीं कुछ बचेगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा स्टेट आपकी सन या स्टार्स में अकर करती क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। चलो अगला जरा देखो, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो चमकती हैं, जो रोशनी उत्पन्न करती हैं, नियॉन ट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जैसे जो आपकी ट्यूब लाइट्स वगैरह नहीं है, जो नियॉन ट्यूब होती हैं या सो होती हैं, ये प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट करती है। मतलब कि इनके अंदर जो गैसेज होती हैं वो आयनाइज्ड होती हैं। आयनाइज्ड मतलब अपने आयंस में होती हैं। जैसे आपकी मान लो ए कोई गैस है और ये कैसी है, ये इसकी प्लाज्मा स्टेट है, मतलब उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो आयनाइज होती है, मतलब वो चार्ज होती हैं। चार्ज मतलब उनके ऊपर जो वो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करती हैं, ठीक है। अब गैस पे चार्ज होता है, ओवरऑल उस पर प्लस भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। देखो समझने का कोशिश करना जितना हम समझा रहे हैं, अदरवाइज कोशिश करो, टेंशन मत लो, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है, बस कंपटीशन में कभी कदार पूछ दिया जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक चीज़ नोट कर लेना, पॉइंट्स में नोट कर लेना, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड पॉइंट है, हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। बात समझो।
तो वही बोल रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन ट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स इज फिल्ड विद आर्गन एंड मरकरी वेपर। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, जो लाइट्स वगैरह होती हैं, इनके अंदर क्या भरते हैं, आर्गन भरते हैं और मरकरी गैस भरते हैं। आर्गन भरते हैं और मरकरी गैस भरते हैं। आर्गन और मरकरी दोनों को गैसियस फॉर्म में भरते हैं, ठीक है। नियॉन ट्यूब्स आर फिल्ड विद गैस मिक्सचर कंटेनिंग नियॉन। और जो देखो ये फ्लोरोसेंट ऊपर वाला जो था वो फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरा जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम लोग आर्गन और मरकरी का वेपर भरते हैं और नियॉन ट्यूब्स में हम लोग मिक्सचर कंटेनिंग एक मिक्सचर गैस का भरते हैं जिसमें नियॉन गैस भी होती है। बात समझे। अब द गैस इनसाइड द ट्यूब्स गेट्स आयोनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकली फ्लोज थ्रू इट एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब क्या होता है, अब इन गैस में जब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराते हैं तो ये आयनाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। आयनाइज्ड मतलब अपने आयंस में टूट जाती हैं। आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और क्या करती हैं, और ग्लो करती हैं। बात समझे कि नहीं, इतना आप समझ लो, ठीक है ना। प्लाज्मा स्टेट के बारे में इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा स्टेट क्लियर हो गई, ठीक है। बहुत सी बुक्स में दिया भी नहीं गया है लेकिन एटलीस्ट है, रेफरेंस बुक में एक छोटा सा लाइन या कुछ आ जाता है तो प्लीज समझ गए होंगे। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है, प्लाज्मा स्टेट बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अकर करती है। मान के चलते हैं कि सन में अगर कोई जाएगा तो वो प्लाज्मा स्टेट में जाएगा, या सन में प्लाज्मा स्टेट अकर करती है, जो आपने मतलब जो अपने आप, और जो अपने स्टार्स वगैरह हैं उनमें अकर करती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब फ्लोरोसेंट और नियॉन ट्यूब्स होती हैं, प्लाज्मा कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इनमें क्या होता है, ठीक है, जो गैसेज होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं हाई टेम्परेचर पे। जब इलेक्ट्रॉन लूज जैसे ही इनमें मतलब जो फ्लोरोसेंट और नियॉन ट्यूब्स हैं इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, जो इसमें गैसेज भरी होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और लाइट मतलब लाइट ग्लो करती है, लाइट प्रोड्यूस करती हैं, रोशनी प्रोड्यूस करती हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं, पक्का, कुछ भी नहीं झेले होगे, ठीक है, पक्का ना। आगे बढ़े। अब ऐसी ही एक और स्टेट है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो भी थोड़ी टफ है समझने के लिए। जितना हम पॉसिबल हो सकेगा आपके लेवल के हिसाब से समझाने का कोशिश करेंगे। बस हम जो इसमें इम्पोर्टेंट जो था कि हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अगला स्टेट आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। अब ये बेसिकली बोस और आइंस्टीन ने दोनों लोगों ने, बोस और आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, ये दोनों लोगों के मिलके ये इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इस पे रिसर्च की थी। बेसिकली सत्येंद्र नाथ बोस नाम था, ठीक है। इसी के लिए इस स्टेट को बोला गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। क्या था, देखो, ए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर। ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। इसको हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ये तो ये पांचवी स्टेट ऑफ मैटर हो गई। विच इज टिपिकली फॉर्म्ड व्हेन गैस ऑफ बोसॉन्स। अब देखो ये बोसॉन्स क्या है, बोसॉन्स बेसिकली क्वांटम, एक फिजिक्स का एक और पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें जो कुछ टर्म बोसॉन्स होते हैं, बोसॉन्स का मतलब होता है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, जिनकी स्टडी बोस और ये कर रहे थे, तो उनके जैसे मेसॉन हो गया, फोटॉन्स हो गया। बस इतना समझो, बोसॉन जो उनके पार्टिकल्स हैं उन्होंने जो अज्यूम किए थे, ठीक है, बोसॉन बस उनका नाम है। तो विच इज टिपिकली फाउंड व्हेन गैस ऑफ बोसॉन्स एट लो डेंसिटी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट लो डेंसिटी इज कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। बात ये समझदारी वाली है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जब टेम्परेचर कैसा होता है, एब्सोल्यूट जीरो, तो बोस आइंस्टीन जो स्टेट कब अकर करती है, ये अकर करती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब समझो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन भी एक यूनिट होता है टेम्परेचर का। तो 0 केल्विन से टेम्परेचर कम कोई टेम्परेचर नहीं होता। एक होता है ना 0 केल्विन, उससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है। 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब सारी दुनिया की हर एक चीज सॉलिड स्टेट में आकर करेगी, और 0 केल्विन टेम्परेचर रियल में पाना पॉसिबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट का। ये सिर्फ रिसर्च है, इस पे रिसर्च चल रही है, इस पे अभी भी साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, प्लाज्मा और इस पे दोनों पे, ठीक है। इसीलिए हमारे सिलेबस में भी नहीं है ये। जब आप लोग हायर स्टडीज करोगे, रिसर्च वगैरह में जाओगे, तब इस पे काम करोगे, ठीक है। लेकिन आपकी एक आधी बुक्स में दिया गया है, इसीलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। तो बेसिकली मेन क्या है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है। ये वेरी क्लोज मतलब 0 डिग्री केल्विन पे, 0 केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन नहीं, 0 केल्विन पे। अभी टेम्परेचर के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। एब्सोल्यूट 0 क्या होता है, बेसिकली एब्सोल्यूट 0 बेसिकली 0 केल्विन आपका टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या अगर हम बात करें, एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। ये याद रखना, अभी आगे हम फिर बताएंगे, ठीक है। और 0 केल्विन होता है आपका एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। प्लीज़ समझने का कोशिश करो, ठीक है। इतना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बिल्कुल यही लाइन टू लाइन नोट कर लेना, इसी से ही कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। येलो वाली लाइन की 0 जो बोस आइंस्टीन है, जो बोसॉन्स पार्टिकल हैं, बहुत लो डेंसिटी और बिल्कुल 0 टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर तब अकर करता है। अब इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। दिस स्टेट वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड जनरली इन 1924-1925 में पहली बार प्रेडिक्ट की थी। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जानते ही होंगे। फॉलोइंग ए पेपर मतलब जो रिसर्च पेपर था, रिटन बाय सत्येंद्र नाथ बोस। एक सत्येंद्र नाथ बोस साइंटिस्ट थे, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, अगर बोला जाए तो इंडियन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एक पेपर पे काम कर रहे थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो पेपर को देखा, उसको फॉलो किया, ठीक है। फिर दोनों ने मिल के इस पे काम किया, ठीक है। और जिस नई स्टेट को दोनों ने मिलके एक नई स्टेट का नाम दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स ए बोसॉन इज ए पार्टिकल दैट फॉलोज बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो क्वांटम बोसॉन क्या है, हम बोसॉन का बात कर रहे हैं कि बोसॉन भी एक तरह का पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी स्टडी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। और बोस आइंस्टीन का जो डेटा था, स्टैटिस्टिक्स था, उनके अकॉर्डिंग एक बोसॉन पार्टिकल होते हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मतलब का नहीं है, ये भी नहीं तुम्हारे मतलब का है, ये भी नहीं है तुम्हारे मतलब का, बस ये थोड़ा सा मतलब का है कि बहुत 0 डिग्री 0 केल्विन पे ये स्टेट आती है, ठीक है ना। इस बच्चे ने पूछा था, हमको मैसेज किया था कि सर इसके बारे में बता दो, और प्लस वाई एक आदि हमने रेफरेंस बुक में भी देखा था, तो हमने बता दिया, ठीक है। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, बस एक नॉलेज के बेस पे है। और प्लाज्मा स्टेट आपके थोड़े NTSC या वगैरह में कभी कभार ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, बुक्स वगैरह में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हमारा है मैटर का स्टेट क्लियर हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। और इंक्लूडिंग हमें 2 नई स्टेट और पता है कि प्लाज्मा स्टेट भी होती है, और कौन सी स्टेट होती है आपकी, बोस और आइंस्टीन, ठीक है। बोस और आइंस्टीन आपकी कंडेंसेट स्टेट होती है। अब आ जाते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा सर, क्या एक मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है? हाँ जा सकता है, सबको पता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, कैसे जाएगा, क्या जाएगा, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है पहला पॉइंट, ए सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब जनरली हम 3 ही स्टेट का बात करेंगे, अब वो 2 स्टेट आप भूल जाओ, ठीक है, वो खाली नॉलेज के लिए हमने बता दिया था। तो एक कोई भी सब्सटेंस जनरली 3 स्टेट में से किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस, और अपने आप को चेंज कर सकता है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अगर उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी कि गैस होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ए सब्सटेंस कैन बी मेड टू एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका हम लोग स्टेट भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ए सब्सटेंस कैन बी मेड टू एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर किसी सब्सटेंस का हम स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर या प्रेशर या दोनों हम लोग चेंज करेंगे तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर कैसे चेंज करेंगे, प्रेशर कैसे चेंज करेंगे, वो हम आगे की बात करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका बोल रहा है ए सॉलिड ऑन हीटिंग यूजुअली चेंज इनटू लिक्विड विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू गैस। टेम्परेचर के साथ बताया कि एक सॉलिड को अगर हम हीट करें तो उसको हम लोग लिक्विड में ले जा सकते हैं हीटिंग के प्रोसेस से सॉलिड को। सिमिलरली अगर उस सॉलिड को लिक्विड के बाद और अगर हीट करते रहेंगे तो वो लिक्विड में किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। सिमिलरली अगला पॉइंट बोल रहा है इसी से रिलेटेड, क्या बोल रहा है, सिमिलरली ए गैस ऑन कूलिंग, अगर किसी को गैस को कूल करके कूलिंग कंडेंसेस मतलब मॉलिक्यूल पास रहना, कंडेंस करना, तो अगर किसी गैस को हम लिक्विड में बदलना चाहे तो हम लोग कूल करना स्टार्ट करें। सिमिलरली ए गैस ऑन कूलिंग कंडेंसेस इनटू लिक्विड, मतलब अगर किसी गैस को हम लोग कूल करते हैं तो लिक्विड में कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल, जिससे वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहता है। और अगर उस लिक्विड को हम लोग फर्दर कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इन 4 पॉइंट से हमें क्या पता चला, इन 4 पॉइंट से हमें ये पता चला कि कोई भी सब्सटेंस तीनों स्टेट में आकर कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में। ये किस पे डिपेंड करता है, ये हम डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करा सकते हैं या चेंज करा सकते हैं। अगर किसी सॉलिड को हम लोग, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर किसी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो वो गैस किस में जाएगा, पहले लिक्विड में जाएगा और फिर अगर फर्दर हीट करते रहेंगे तो वो गैस में चला जाएगा। कैसे जाएगा, क्या होता है, क्यों होता है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर किसी गैस को हम लोग कूल करेंगे तो वो कंडेंस होकर लिक्विड में चली जाएगी, और ज्यादा कूल करेंगे तो वो लिक्विड से सॉलिड में चले जाएगी। ये था चारों पॉइंट्स का मतलब। चारों पॉइंट नोट कर लेना और समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब हम लोग आगे आते हैं, क्या होता है। देखो ये पॉइंट, ये डायग्राम समझ लेना, बहुत अच्छा है, मस्त है। देखो क्या बोल रहा है, ये हमारे पास क्या दिया गया है, तीनों स्टेट दी गई है, गैस दी गई है, ठीक है, ये सॉलिड दी गई है और ये क्या दी गई है, लिक्विड दी गई है। बात समझो। अब देखो किसी सॉलिड से अगर कोई चीज गैस में बदलती है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। कोई सॉलिड से सीधे गैस में जा रहा है, कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेल्टिंग, मेल्ट करना, मेल्ट। फिर लिक्विड से कोई अगर गैस में जा रहा है उसको बोलते हैं क्या, बॉइलिंग या फिर इवोपरेशन। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, हम सिर्फ प्रोसेसेस के नाम बता रहे हैं इसमें। अगर कोई गैस से लिक्विड में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, CONDENSATION, कंडेंसेशन। अगर कोई लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। देखो सॉलिड से गैस में जा रहा है, सॉलिड का सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में आ रहा है,
गैस का सब्लिमेशन। और भी नाम हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन आपके नेम यही है। तो देखो क्या क्या सीखा हमने सीखा है, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लिक्विड में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अगर कोई लिक्विड किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, किस में जा रहा है, गैस में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। ठीक है। अगर कोई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो ये बात हो गया, ठीक है ना। अगर कोई लिक्विड सॉलिड में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्या, फ्रीजिंग। अब क्या हो गया, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में जा रहा है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सिमिलरली अगर कोई गैस सीधे सॉलिड में आ रही है, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। समझ में आया। इसको बोल सकते हैं सब्लिमेशन सॉलिड, इसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन ऑफ गैस। ठीक है ना। अगर कोई गैस लिक्विड में आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, CONDENSATION, कंडेंसेशन। तो अभी समझ में आ गया कि ये डायग्राम का मतलब क्या है, बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये सारी चीज समझने के लिए हम अपना सबसे फैमिलियर एग्जांपल जिसको हम लोग देखते हैं, क्या ले सकते हैं, वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो क्या, द मोस्ट फैमिलियर एंड कॉमन एग्जाम्पल इज वाटर। अब हमको सबको पता है वाटर आपका सॉलिड में भी होता है, सॉलिड में आइस के फॉर्म में होता है, लिक्विड में आपका वाटर के फॉर्म में होता है, एंड गैस में आपका वाटर वेपर या स्टीम के फॉर्म में होता है। ठीक है, वाटर वेपर या फिर स्टीम के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, स्टीम के फॉर्म में, भाप। ठीक है, अब देखो क्या करें, आइस इज सॉलिड स्टेट एंड मे बी मेल्टेड टू वाटर। तो हम लोग आइस सॉलिड स्टेट में होती है, उसको हम लोग मेल्ट करके लिक्विड में ले आते हैं अगर आइस। ठीक है, एंड अगर फर्दर हीट करेंगे तो वो स्टीम या गैस में चली जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस आपके रिवर्स भी होते रहते हैं, इसके जरूर सुनो। देखो ये क्या है, आइस आपकी, आइस को अगर हीट कर रहे हैं, यहाँ समझ लेते हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपकी आइस है। ठीक है, इसको अगर हम लोग हीट करें, हीट के साइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से, डेल्टा इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। ये क्या बताता है कि हीट कर रहा है। ठीक है, क्या बताता है, हीट कर रहा है। अगर हीट करेंगे आइस को तो क्या चला जाएगा, ये किस में बन जाएगा, ये वाटर में। कैसा वाटर, लिक्विड में। स्टेट कैसी हो गई, लिक्विड। ये कैसी स्टेट हो गई, सॉलिड। अगर इसको फर्दर हीट करेंगे, ठीक है, फर्दर हीट करेंगे, फर्दर हीट कर रहा है, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, भाप में। किसमें, स्टीम में। ये कैसा स्टेट हो गया, स्टेट हो गया गैसियस स्टेट। ठीक है, सिमिलरली अगर वापस आते हैं, अगर हमें स्टीम से वाटर में आना है, ठीक है, अगर हमें स्टीम से वाटर में आना है, वाटर मतलब लिक्विड स्टेट में आना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे। क्या करेंगे, कूल करेंगे। अगर लिक्विड से हमें सॉलिड में आना है तो क्या करेंगे, फिर कूल करेंगे। तो बेसिकली हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि किसी को अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है और लिक्विड से स्टीम में जाना है, गैस में जाना है, तो हम लोग हीटिंग प्रोसेस करते हैं। सिमिलरली अगर गैस से लिक्विड में आना है, लिक्विड से सॉलिड में आना है, तो कूलिंग प्रोसेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं। तो अभी देखो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट, इनको देख तो पढ़ते हैं, समझते हैं, नोट करते जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट समझो, आइस इज सॉलिड, इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। तो देखो आइस सॉलिड होती है, सबको पता है। ठीक है, बचपन से ही यही देख रहे हैं कि आइस सॉलिड होती है।
अब ये टाइटली, अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है ना, टाइटली पैक्ड होते हैं और पास पास होते हैं। अब क्या करते हैं, व्हेन वी हीट ए सॉलिड इट पार्टिकल बिकम मोर एनर्जेटिक। अब जैसे हीट किया, हीट क्या है, एक एनर्जी तो है, उन पार्टिकल्स को क्या मिलती है, इन पार्टिकल्स जैसे हीट करेंगे, हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, इन पार्टिकल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी। अब ये एनर्जी, अब इनको ये मोर एनर्जेटिक हो गए, अब ये एनर्जी करेंगे तो क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी, अब ये एनर्जी चेंज हो जाती है इनकी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी की वजह से अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल ऐसे ही वाइब्रेट करने लगते हैं कस के, ठीक है। तो वही लिखा है, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मोर स्ट्रांगली, बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, मन 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 मन, ठीक है। और इन पार्टिकल्स की वजह से इनकी स्पीड काफ़ी तेजी बढ़ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, इस वाइब्रेशन की वजह से द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगी, इस वाइब्रेशन की वजह से उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, वो कम हो जाते हैं, वो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल भागने का कोशिश करते हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, एक तरह से इनका बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होने लगता है इस एनर्जी की वजह से, ठीक है। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स लीव देयर मीन पोजिशन एंड ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, अब इनका क्या हुआ, इनको एनर्जी मिला, ये वाइब्रेट करने लगे और इनका फोर्सेज वो कम। अब ये क्या करते हैं, ये जो उनकी पोजीशन से होती है, पोजीशन से दूर हो जाते हैं और दूर दूर फैल जाते हैं, ठीक है ना। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा दूर जाएंगे, तो जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उनके स्टेट, जब बहुत ज़्यादा दूर चलेंगे तो गैसेज स्टेट में, और थोड़ा बहुत दूर जाएंगे कम इंटरमॉलिक्यूलर से तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो वही लिखा है कि व्हेन इट हैपन्स सॉलिड मेल्ट्स एंड लिक्विड इज फॉर्म। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाते हैं और क्या हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, कौन, सॉलिड। फर्दर और एनर्जी देते हैं इन लिक्विड्स को तो और ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं, तो ये गैसेज स्टेट में आ जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, झेल तो नहीं रहे हो, प्लीज़ लेक्चर झेलिएगा नहीं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो अब देखो, अब वाटर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है वाटर मेल्ट करेगा जैसे ही, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट तो वाटर का नहीं, आइस का होगा ना, गलत बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट तो आइस का होता है, सॉलिड मेल्ट करता है ना, वाटर लिक्विड थोड़ी मेल्ट करेगा, समझो, लिक्विड थोड़ी पिघलेगा। तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही वैक्स जो मोम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 60, देखो आप इन दोनों का याद रखो ना रखो, आइस का तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, कितना ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है, लोहे मेल्ट करना हो तो आपको इस टेम्परेचर तक पहुंचाना होगा। जो भट्टी अट्टी होती है उसमें समझ लो ये टेम्परेचर जनरेट किया जाता है, तब लोहा आपका पिघलता है, ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट लिख रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके पार्टिकल्स के बीच में, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इतना ध्यान रखना, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उस सॉलिड का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उल्टा समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है। उल्टा बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन है उतना ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एमपी मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
पार्टिकल्स। ठीक है, जितना ज़्यादा किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो आई थिंक आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा और प्लीज़ हर चीज़ नोट करते चलिए, क्योंकि मैं वही लिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे लेक्चर सुनते चलिए, जो मैं और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो भी नोट करते चलिए। ठीक है ना। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए घर पे। ठीक है, और आराम से, कोई दिक्कत आए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए। बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गया तब भी बताइए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है ना क्लास, पढ़ते रहिए आराम से और घर पे रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।